नमस्कार दोस्तों, कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। साथियों, आज है मकर संक्रांति का पर्व। तो मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार के साथ और सबके प्यार के साथ ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से मना रहे होंगे। जो भाई बहन बाहर हैं तैयारी के लिए, वो भी फ़ोन पर बात करके अपना त्यौहार मना सकते हैं। हाँ, अभी उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है पढ़ाई। इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है साथियों पढ़ाई। इसके अलावा आपके लिए कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। खाने पीने की बात अलग है, खाना खाना जो भी नित्य कर्म की आवश्यक जो प्रक्रिया है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है आपके लिए तो इस समय तैयारी है साथियों, पढ़ाई है, आपकी किताबें हैं। अगर आपको अपनी किताबों से प्रेम हो गया है तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सोच सकते हैं कि आपको सफलता मिलेगी क्या, आप अभी पता लगा सकते हैं इस बात का आपके जुनून को देखकर। क्योंकि अभी अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके पढ़ते हुए मन मस्तिष्क में अभी भी कुछ और ही बातें चल रही हैं, अभी भी बीच में ये नेगेटिव बातें आ जाती हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, इतनी कम सीटें हैं, इतने ज़्यादा विद्यार्थी पेपर देंगे, इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, सबको इतना ज़्यादा समय मिल रहा है। अगर ऐसी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं तो सावधान हो जाइए, आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। इस समय आपके मस्तिष्क में सिर्फ एक और एक बात आनी चाहिए कि हाँ, मैं कर लूँगा, मुझे सफलता मिल जाएगी। और आपको अपने पाठ्यक्रम के अलावा, अपनी किताबों के अलावा आपके सारे दिन आपके मस्तिष्क में कुछ और नहीं चलना चाहिए। सुबह सूर्यास्त से पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब 4 बजे के लगभग तो उठ जाते होंगे। जो लेट नाइट पढ़ते हैं वो सुबह थोड़े लेट उठते होंगे, लेकिन सूर्यास्त से पहले तो आपको उठना ही उठना है। और सूर्य नमस्कार के बाद अगर आप सुबह सुबह जल चढ़ाते हो सूर्य को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम अगर आपको अपने घर से दिखता है उगता हुआ सूर्य तो उसको नमस्कार ज़रूर करें। और उसके बाद अपनी किताबों की ओर लग जाएं। और जो गृहिणी बहनें हैं वो कहेंगी कि हम उठते ही किताबों के लग जाएं तो फिर काम कौन करेगा। तो आप भी उठते ही सबसे पहले अपने किसी भी प्रिय भगवान का एक भजन सुनिए, कानों में लीड लगा लीजिए और ब्लूटूथ ऑन करके, और आप फिर काम में जुट जाइए। और कानों में आपके वीडियो चलते रहने चाहिए आपके पाठ्यक्रम के। सुबह उठते उठते एक आप कोई ना कोई अपना प्यारा सा प्रिय भजन सुन लें, जिससे आपका मन मस्तिष्क को बहुत सुकून मिलेगा और सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो फिर आपके कानों में लगातार काम करते हुए वही चीज़ें चलनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए बार बार। जो भी आपने पाठ्यक्रम ले रखा है, अगर उसके ऐप से उसके वीडियो आ रहे हैं तो वो सुनो, नहीं तो यूट्यूब से कोई भी वीडियो सर्च करके लगा के आपको सुनते रहो। क्योंकि सुनने से बहुत कुछ याद होता है, और जब आप देखोगे जाके आपको पेपर में प्रश्न मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये मैंने वीडियो सुनते हुए कहीं सुना था, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं तो काम आता ही है साथियों। ऐसी बात नहीं है, अपनी की हुई मेहनत कहीं भी जाया नहीं जाती है। कहीं आपको ये लग रहा हो कि मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैं हर बार 1 अंक से 2 अंक से रह जाता हूँ, वो साथी निराश हो जाते हैं। निराशा होना स्वाभाविक बात है साथियों, निराश होना भी। लेकिन आप सोचिए, आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा लिखा होता है। अगर आप 3rd ग्रेड में रह रहे हैं, 2nd ग्रेड में रह रहे हैं, तो हो सकता है भगवान ने आपके लिए 1st ग्रेड सोच रखा हो। तो आप, और हो सकता है आपके कोई थोड़ी सी रुकावट आ रही हो, कोई बाधा आ रही हो, तो आपको लेट हो सकता है साथियों। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज भी ये बात आप मान के चलिए, चाहे कितना ही कलयुग आ गया हो, लेकिन जो सच्चे मन से मेहनत करता है, जो ईमानदारी से मेहनत करता है, उसको साथियों सफलता अवश्य मिलती है। अब ये ईमानदारी से मेहनत कौन करता है और समर्पण के साथ तैयारी कौन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अभ्यर्थी जानता है, तैयारी करने वाला, या फिर ऊपर वाला भगवान जो देख रहा है सबको, वो जानता है। बाकी तो साथियों बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावा भी करते हैं समर्पण का, सारे दिन किताब हाथ में लेकर, लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। तो ऐसा काम जो करते हैं वो तो देखो साथियों, अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि समय बहुत जल्दी से जा रहा है। इस समय का हम जितना सदुपयोग कर लें उतना ही कम है, क्योंकि ये लौट कर नहीं आने वाला है। तो फिर सभी साथियों से यही कहूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके अपना पाठ्यक्रम रिवाइज, अपना पाठ्यक्रम अगर एक बार भी पूरा नहीं हुआ तो उसको कवर कीजिए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। अपने पेपर तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आपका जो सिलेबस है साथियों वो आपके सामने चिपका होना चाहिए, या फिर आपके जहाँ भी आप बैठकर पढ़ते हैं वो कुर्सी टेबल ना हो, भले किसी भी अपने घर का एक कोना पकड़ लीजिए, वहाँ अपनी सारी सामग्री आप पूरी अच्छे से जमा लीजिए। और फिर उसको आप जब भी टाइम मिले दौड़ के आप उस कोने में पहुँच जाएँ और अपनी किताबों को उठा लें। काम करते हुए आप वीडियोज़ वगैरह सुन सकते हैं। बाकी जब भी आपको समय मिले तब आप कोशिश यही करें कि आप अपनी किताबों से पढ़ें।
क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो आप काम करते हुए सुन सकते हैं। हाँ, अगर कोई हार्ड टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो वो आप आराम से बैठकर भी एक बार वीडियो देख सकते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं अपनी भाषा में। जहाँ तक हो सके आप शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं तो साथियों अपनी भाषा में करें। अगर आपके पास किसी के नोट्स हैं भी, आप याद कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखें। रफ कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए तैयारी करते समय, याद करते समय। आप उनको जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है और जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको आप लिख लीजिए। मोटा मोटा आप अटका लीजिए। 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं तो 1-2 पेज आप भर लेंगे मोटा मोटा अटका के, और फिर लास्ट में आप उन 2 पेज को आप देखिए कि आपने क्या पढ़ा है, जो चीज़ आपको याद नहीं थी वो आपने वहाँ नोट की है। तो इस प्रकार से साथियों आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। एक कई बार कमेंट्स रहता है कि जो गद्य की विधाएं हैं उन पर हम कैसे, उन गद्य की विधाओं को हम कैसे तैयार करें, या फिर आधुनिक काल को कहें तो ज़्यादा समस्या आ रही है हिंदी के विद्यार्थियों को। तो साथियों आधुनिक काल कोई इतना बड़ा नहीं है। जिस प्रकार से आदिकाल में भी रचनाएं मिलती हैं, फिर भक्ति काल में भी बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं, रीतिकाल में भी मिलती हैं, लेकिन साथियों बार बार आप पढ़ोगे तो वो अपने आप अलग अलग हो जाएंगी और अपने आप आपको उनके कवियों के नाम याद हो जाएंगे। मैंने कोई साथियों ना ट्रिक बनाए थे, ना रट्टे लगाए थे, ना मुझे अंगुलियों में, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पाठ्यक्रम इतनी बार रिवाइज किया था 5-6 बार, तो मेरे अंगुलियों पे याद हो गया था। अंगुलियों पे याद नहीं हुआ था साथियों, लेकिन हाँ प्रश्न देखते ही मैं उसका उत्तर तुरंत बता देती थी। ऐसे ही आपको करना है। जो बार बार आप रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। आधुनिक काल में जो गद्य की विधाएं हैं वो आपके पाठ्यक्रम में दे रखी हैं, जैसे शायद फर्स्ट ग्रेड में है या सेकंड ग्रेड में 5-6 विधाओं के नाम दे रखे हैं। तो सिर्फ आप उन विधाओं को पढ़िए, बाकी की विधाओं को आप स्किप कर सकते हैं। जिन विधाओं के नाम हैं उन्हीं को आप पढ़िए। जिन भी कालों में जिन कवियों के नाम दे रखे हैं स्पेशल, उन कवियों को बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए। आधुनिक काल में किसी विशेष कवि का नाम नहीं है। तो आधुनिक काल में साथियों जैसे कि हम बात करें भारतेंदु काल में, भारतेंदु मंडल में 6-7 कवि हैं, 6-7 लेखक थे। उनके आपको ज़्यादातर निबंध ही याद करने हैं। उस समय निबंध ही ज़्यादा लिखे जा रहे थे, निबंध या नाटक। उसके बाद अगर हम बात करें द्विवेदी काल की, तो साथियों द्विवेदी काल में भी आपको 4 या 5 ही प्रमुख कवि मिलेंगे, जैसे हरिओद जी हैं, पाठक जी हैं, या फिर निराला जी तो फिर छायावाद में आ जाएंगे। तो कुछ ही आपको ऐसे मिलेंगे हर प्रत्येक काल में 4-5-6 कवि ही जिनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं साथियों। उसके बाद छायावाद में, जैसे छायावाद के 4 तो प्रमुख स्तंभ हैं ही, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी जी। इसके अलावा भी आपको 3 या 4 कवि ही से मिलेंगे जिनकी आपको रचनाएं याद करनी है बहुत अच्छे से। बाकी तो आप एक बार पढ़ लोगे सरसरी दृष्टि से, सिलेबस के साथ पढ़ते हुए चलोगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से आप फिर छायावाद के उत्तरोत्तर काल में चलेंगे तो फिर वही आपको 1-2 कवि ही प्रमुख हैं याद करने हैं, जैसे अलाहाबादी हैं बच्चन जी, उनको याद करना है आपको अच्छे से। इलाहाबाद के साथ ही इलाहाबाद में ही 1-2 कवि और हैं। फिर प्रगतिवाद में भी साथियों कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रगतिवाद के जो पुरोधा थे नागार्जुन जी, वो ही हैं। इनके अलावा आपको मतलब प्रगतिवाद में भी आपको 4 या 5 कवि ही ऐसे हैं मिलेंगे। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद में भी आपको 7 सप्तक जो हैं उनको याद करना है अच्छे से। और इसके बाद आपको उनके जो प्रमुख कवि हैं, 1-2 प्रमुख कवि हैं, उनकी ही रचनाएं याद करनी है साथियों। बहुत अधिक कोई आपको सारा सिलेबस याद नहीं करना है। आप रिवाइज करोगे तब आपको बाकी के जो कम महत्वपूर्ण है वो याद हो जाएंगी। और गद्य विधाएं हो या फिर आधुनिक काल में हो साथियों, आपको एक बात याद रखनी है, जिन रचनाओं को कोई पुरस्कार मिला है, जैसे साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, या फिर सरस्वती पुरस्कार मिलता है, एक निराला जी के नाम पर भी शायद पुरस्कार मिलता है, एक राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे उनके नाम पर पुरस्कार मिलता है, एक व्यास सम्मान मिलता है। ऐसे ऐसे साथियों कई पुरस्कार हैं। जिन रचनाओं को पुरस्कार मिले हुए हैं उनको आपको विशेष तौर से याद रखना है। जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत सारी रचनाओं को मिला हुआ है, तो वो सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए किसकी हैं और किस विधा की हैं, और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था ये याद रहे तो और भी अच्छी बात है। वरना सन तो नहीं पूछते साथियों, लेकिन किस विधा की रचना है और किस लेखक की है, किस कवि की है, ये आपको याद रहना चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत सारी रचनाओं को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो कोई बहुत अधिक नहीं है साथियों, शायद 10-12 ही ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं। वो भी आपको याद होने चाहिए किन किन कवि या कवयित्री को मिले हैं और किन रचनाओं पर मिले हैं। तो साथियों विशेष तौर से आपको वही चीज़ें याद रखनी हैं। आप बार बार पढ़ोगे या फिर आप पीछे के प्रश्न पत्र देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा साथियों कि किन विधाओं पर किस लेखक की कौन सी विधा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक लेखक की भी 4 या 5, जैसे छायावाद की बात करूं तो इनकी 7-8 रचनाएं जैसे महत्वपूर्ण हो सकती हैं, बाकी 4-4, 5-5 रचनाओं से अधिक महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं हैं साथियों। वही बार बार रिपीट होती हैं। आप पीछे के प्रश्न पत्र देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ बार बार पूछी जा रही है और कौन सी जो है वो नहीं पूछी जा रही है। तो आप पीछे के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कीजिए,
पीछे के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कैसे करना है, इस पर साथियों मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप जब भी कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न करते हैं तो उससे पहले एक बार सरसरी दृष्टि से आप पीछे की वीडियो देख लीजिए। किसी वीडियो के थंबनेल में आपको अपने प्रश्न का उत्तर नज़र आता है तो वो वीडियो आप खोलकर और उसको दोगुनी स्पीड से करके देख लीजिए साथियों। अभी मेरे वीडियो देखने महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी। और साथियों सभी कमेंट्स के जवाब बार बार नहीं दिए जा सकते, इसलिए माफ़ी चाहूँगी अगर आपको बुरा लगे तो। लेकिन पहली बात तो साथियों ऐसा कोई प्रश्न ना करें जिससे आपकी पर्सनैलिटी झलके, जिससे ये पता चले कि आप किस प्रकार की कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो कमेंट्स भी सोच समझ कर कीजिए साथियों, कमेंट्स से पता चलता है कि अभ्यर्थी किस स्तर का है। तो ऐसा कोई प्रश्न ना करें साथियों, बिल्कुल छोटे भोले भाले बच्चों वाला कोई प्रश्न ना करें। और पीछे की वीडियोज़ एक बार आपके प्रश्न का कोई उत्तर दिखता है आपको थंबनेल में मिल जाएगा साथियों। थंबनेल में क्या लिखा हो उसी से संबंधित जानकारी होती है वीडियोज़ में, तो वो आप देख सकते हैं। तो वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपको। एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।